Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss third part of Indian economy on the eve of independence. Let us start from the topic foreign trade of Indian under the British rules. We already discussed the feature of Indian economy and agricultural condition of our country and industrial condition of our Indian economy in my previous video. Today we will discuss foreign trade of India under British rule. We already know about the policies of the British government, shine England economy on the behalf of the Indian resources. Before the British rule, Indian foreign trades is prosper and demand of Indian products in worldwide. All the other countries always interested to trade with Indian because their high quality of product and skills. But after a British rule, all this scenario was changed because all other countries which are interested with India are removed by the British government with the help of discriminatory policy. Let us start. Restrictive and discriminatory policies of trade and tariff adversely affect the nature, composition and size of foreign trade in India. Means not a single room, all other part of the foreign trade also influenced by the British government to get more and more benefit in short period of time. At the time of independence, the condition of foreign trade was फर्स्ट इज कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी किसी कंट्री को किस किस तरह के प्रोडक्ट क्या है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किए जाते हैं. बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया क्या है फिनिशिंग गुड का एक्सपोर्टर था एंड रॉ मटेरियल का इंपोर्टर था. ये सिनरी टोटली क्या है चेंज कर दी गई. लाइक अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज मेड एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. यानी कि उसे एक्सपोर्टर तो बना दिया गया प्राइमरी गुड्स का एंड इम्पोर्टर बना दिया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का. वैल्यू ऑफ प्राइमरी गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, वूल एक्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड वाई फाइनल गुड्स वर इम्पोर्टेड आइटम इन दी कंट्रीज. मीन्स कहने का मतलब है कि जो इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले फिनिशिंग गुड्स का एक्सपोर्टर था उसे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया और जो इंडिया रॉ मटेरियल का इंपोर्टर था उसे क्या है आज फिनिशिंग गुड का इंपोर्टर बना दिया गया. क्योंकि जो सोर्सेज वो इंडिया से इंग्लैंड ले जाते थे उस सोर्सेज फिनिशिंग गुड्स बनाकर इंडिया में उसको हाई प्राइस पर सेल कर देते थे, जिस कारण से इंडिया को दोनों तरफ से ही क्या है लॉस हुआ. इंडिया का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो हैंडीक्राफ्ट एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, वो धीरे धीरे क्या है श्रिंक होना शुरू हो गए एंड टोटली डिपेंड ऑन दी ब्रिटिश रूल. डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड. डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि किन किन देशों के साथ इंडिया व्यापार कर रहा है. अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, ब्रिटिश रूल की बात करें तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है सिर्फ ब्रिटिश के साथ ही कंसंट्रेट होकर रह गया, वो श्रिंक हो गया. दूसरी कंट्रियों के साथ क्या है ट्रेड हमारा क्या टोटली बंद हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही ऐसी थी जिस कारण से हम दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग रिलेशन नहीं बना सकते थे. इसके वजह से सबसे बड़ा रीज़न रहा 1869 के अंदर जो सुएज कैनाल्स थी उसको क्या ओपन कर दिया गया, जिससे 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है ख़त्म हो गया. अब डायरेक्ट क्या है शिप ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया में इन आउट हो सकते थे, जिस कारण से क्या है सारा ट्रेड इस रूट से होना शुरू हो गया और ब्रिटिश तक ही हमारा व्यापार सीमित रह गया.
Before the British rule, India had trade relation across all the part of the world, but now Indian foreign trade become the monopoly of England. That two cause, इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी, सबसे बड़ा रीज़न यही था। दूसरा था सुएज कनाल, जिसकी वजह से क्या ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ क्या है डायरेक्ट इंडिया टू इंग्लैंड हो गई, जिस कारण से हमारा ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिस कारण से क्या है हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हुई। हम ये भी देखा जाता है कि 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो सिर्फ हमारा इंग्लैंड से ही होने लग गया। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यूज़। यानी कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम ऑफ ए कंट्री विद अदर कंट्री। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑलवेज सरप्लस रहता था। हमारी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एक्सपोर्टेड की जाती थी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड बाय फ्यू गुड्स फिनिशिंग गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड्स पे हाई प्राइजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना कुछ एक्सपोर्टेड होने के बाद भी हमारा ट्रेड क्या है सरप्लस रहता था, लेकिन उस सरप्लस का जो अमाउंट था नॉट एक्सपेंड ऑन इंडियन डेवलपमेंट, दिस इज स्पेंड ऑन expenses in the form of expenses those officers take out the responsibility in India from England and capital goods by from the England we pay interest. We had a surplus balance of trade mean value of export it was always greater than the value of import, but unfortunately, this surplus could not result in economic development of our country. India had a large deficit in the invisible item. कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम थी? इनविजिबल आइटम, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं या डिप्लोमेटिक्स हैं इंडिया के अंदर आते थे और ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी क्या है वो लेकर चले जाते थे, जिस कारण से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता था। ऑल ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एक्सपेंडिचर पुट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो सारे इंडिया को बियर करने पड़ते थे, जिस कारण से सरप्लस ट्रेड का टोटली बेनिफिट गया इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस टेकन टुगेदर वर कॉल्ड ए होम चार्ज, इसको होम चार्जेस का नाम देकर वो चार्ज कर लेते थे। फिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम बड़ी बड़ी क्या है इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। उस इंडस्ट्रीज़ के लिए कैपिटल की आपकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उस कैपिटल को कहाँ से हायर किया गया, कहाँ से इंपोर्ट किया गया, फॉरेन इंग्लैंड से किया गया, और उसके लिए क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जिंग क्या है वो वसूल की गई और इंडिया के ऊपर टैक्स की रेट भी बढ़ा दी गई। ब्रिटिश कैपिटल वाज इंपोर्टेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट बट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पुट ऑन इंडियन टैक्स पे, यानी कि अपने ही बेनिफिट के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशंस को, रेलवे को प्रमोट किया और उसका एक्सपेंडिचर किस पर डाल दिया गया, इंडियन टैक्स पेयर पर डाल दिया गया। फ्यू जो एमएनसीज जो आई थी, क्योंकि बाहर से एमएनसी अलाउड नहीं थी, सिर्फ इंग्लैंड की एमएनसी ही अलाउड थी, तो उनको इंडिया के अंदर क्या है परमिशन दी गई। उन्होंने जमकर क्या इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लूटा, एक्सप्लॉयट किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को फेल कर दिया गया। फ्यू एमएनसी लाइक यूनिलीवर आज भी चल रही है, इंपीरियल केमिकल एंड डनलप आल्सो एंटर्ड इन द कंट्री आफ्टर 1918। बट जितनी भी जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उनका मेन पर्पज़ एक ही था, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। सो इंडियन फॉरेन सेक्टर are failed and only in the favor of a British government. However, purpose of British capital was to serve their own interest, यानी कि जो भी पॉलिसी थी उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, अपने उद्देश्यों को पूरा करना, जिस कारण से क्या है हमारी कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर पाई। हमारी कंट्री की जो ग्लोरी थी जो वर्ल्ड वाइड वो धीरे धीरे क्या है ख़त्म होना शुरू हो गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। If you have any problem, you can discuss with me. Thank you.